देखिए आईपीसी में आपका प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी बताया गया था और उसको लिखवा भी दिया गया है, यानी कि वैधानिकता का सिद्धांत। तो वैधानिकता का सिद्धांत आपका ये बताया गया कि वैधानिकता का सिद्धांत यह कहता है कि बिना विधि के अपराध संभव नहीं है, यानी कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। इसमें आपका चार बातें समाहित हैं। आपका पहला कि जो पेनल लॉ होगा उसका इफेक्ट रिप्रास्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि दांडिक विधि का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होना चाहिए। और इस बात को हमारा संविधान भी रोकता है, अनुच्छेद 20 का क्लाज 1। दूसरा इसमें था कि जो पेनल लॉ या दांडिक विधियां होती हैं उनका जब इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो वह स्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी कि कठोर किया जाता है। यानी कि जो शब्द का अर्थ निकाला जाएगा वह आपका नेचुरल या प्राकृतिक या स्वाभाविक, उससे बाहर नहीं जाया जाएगा। तीसरा हमने बताया था कि जो पेनल कोड होता है वह सर्टेन होता है, यानी कि निश्चित होता है। अर्थात विधायिका जब भी किसी अपराध की परिभाषा दे तो उस अपराध के जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, यानी कि आवश्यक तत्व हैं, उन सभी बातों का उल्लेख बेयर एक्ट में कर दे, ताकि बिल्कुल आपका कहीं भी कोई कन्फ्यूजन न रहे कानून में। और कहीं भी कन्फ्यूजन है तो उसका सदैव जो लाभ या बेनिफिट पाता है, कई बार बताया गया कौन पाएगा, अभियुक्त। चौथा बताया गया कि पेनल जो कोड होगा, जो दांडिक विधियां होती हैं, उसकी अधिगम्यता, अधिगम्यता का मतलब कि सुबोध और सरल हो। अर्थात आपराधिक विधि जब बनाई जाए तो ऐसी लैंग्वेज या भाषा में लिखी जाए कि आम जनमानस भी उसको पढ़कर आसानी से उसका अर्थ जान सके। यानी कि क्लिष्ट भाषा में आपका कानून को न लिखा जाए, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा जाए, ताकि एक सामान्य व्यक्ति से कहा जाए कि ये बेयर एक्ट पढ़िए या कानून की ये बात पढ़िए और इसका अर्थ बता दीजिए, तो वह भी आसानी से अर्थ बता सके। इसी को प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी यानी कि वैधानिकता का सिद्धांत कहते हैं। अब आइए आपका आगे शुरू किया जाए भाई आईपीसी में। आपका अगला जो क्वेश्चन आपका यूपी में और बिहार में भी बन चुका है। शुरुआती दौर से पहला जो क्वेश्चन बनता है वह ऑफेंस की परिभाषा, यानी कि अपराध की परिभाषा दीजिए। तो अपराध की परिभाषा में ज़्यादा आपका लिखवाना ही है और तीन चार महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषा आपका रट्टा मारकर जानी है। वैसे कम चांस रहता है कि परिभाषा दीजिए, जो ज़्यादा चांस रहता है जो पूछा गया है कि अपराध के जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, अर्थात अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं, उन तत्वों का उल्लेख करिए। ये क्वेश्चन आपका बिहार और यूपी दोनों में आ चुका है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बना है कि मेंसरिया पर बनता है। मेंसरिया यानी कि दुराशय। तो दुराशय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? और इसके बाद आपका कोई कोटेशन दे देगा, या तो कोई कोटेशन दे देगा या ये दे देगा कि जब तक कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता, जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो, इस वाक्य की विस्तृत व्याख्या करिए। तो हो सकता है कि घुमावदार वाक्य दे दे, तो घुमावदार भी थे दे। और अगर मेंसरिया पर पूछ रहा है तो मेंसरिया या दुराशय या आपराधिक मन स्थिति पर, एक तो आपराधिक मन स्थिति होती क्या है ये जानना है,
फिर आपका इंग्लैंड का नियम और भारत का नियम शॉर्टकट में देना है। कभी काल ये पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता में दुराशय का सिद्धांत कहाँ तक अप्लाई होता है, इस बात की व्याख्या करिए। तो जब स्पेशली रूप से आपका मेंसरिया का सिद्धांत भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, तो इंग्लैंड का जो नियम है वह कम देना है, आपका एग्जाम में 2-4 लाइन दे के निकल जाना है। और जो भारत में 3-4 केस हैं आपका, वहीं आपका केस लिखना है भारत में। तो भारत में 2 केस अति महत्वपूर्ण है इस पर, वह किसी भी हाल में न छूटे। पहला आपका कह सकते हैं एम.एच. जॉर्ज का केस है, मेयर हंस जॉर्ज का, और दूसरा नाथूलाल का। ये 2 केस तो हर हाल में आपको लिखना ही होगा। इसके बाद कुछ विद्वानों का जो कथन है, और भारत में मेंसरिया या दुराशय को दर्शाने वाले शब्द कौन कौन हैं, उनकी थोड़ा व्याख्या की जाती है। दुराशय शब्द कहीं परिभाषित है कि नहीं, कहीं भी आईपीसी में डिफाइन नहीं है। तो आइए क्रम से हम शुरू करते हैं, और अंतिम जो क्वेश्चन इस पर बनता है, दुराशय के सिद्धांत के अपवाद बताइए। अपवाद का मतलब ये हुआ कि जहाँ की एक्टस रिया तो है लेकिन मेंस रिया नहीं है, यानी कि व्यक्ति अपराधी कार्य तो किया है लेकिन उस व्यक्ति का इरादा उस कार्य को करने का न हो, तो ये मेंस रिया का एक्सेप्शन कहिए, पूर्ण दायित्व के अपराध कहिए, कठोर दायित्व के अपराध कहिए, या ऐसे अपराध जिनमें इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं है, या दुराशय का अपवाद कहिए। और इसको हम लिखवा चुके हैं, इंग्लैंड में हमने लिखवाया था भाई। आपका तैयार रखिए, 3 अपवाद हैं, और भारत में कितने हैं, 5। और काफ़ी डिटेल में ये लिखवाया गया था, हमें लगता है कि थोड़ा लंबा भी हो गया। यानी कि आदमी प्रयास किया कि पांचों की व्याख्या थोड़ा शॉर्टकट में करे, लेकिन व्याख्या करते करते आपका 10-15 लाइन लंबा भी हो गया है। तो ये मैं अपवाद लिखवा चुका हूँ। अब आइए अपराध के आवश्यक तत्व तो आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका शुरू किया जाए। देखिए, जहाँ तक लीगल तौर पे बात है आपका, या विधिक तौर पर अगर हम कहें, तो अपराध के 2 ही तत्व मिलते हैं, या 2 ही आपका एलिमेंट मिलते हैं। एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया, यानी कि 2 तत्व। यानी कि आपका मुख्य रूप से जो अपराध के एसेंशियल एलिमेंट हैं वह 2 ही हैं, मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ। एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। ये आपका झारखंड में प्री में भी पूछा गया था कि ऑफेंस के लिए क्या आवश्यक है, आपराधिक कार्य, आपराधिक आशय, दोनों इनमें से कोई नहीं तो दोनों। सेम आपको रिलेट करके थोड़ा शुरुआती दौर में जानिए। जैसे कि आपसे संविदा अधिनियम में पूछा जाए कि संविदा के तत्व बताइए, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट या ठहराव या आपका समझ संविदा है, उसके 2 ही तत्व होते हैं। एक एग्रीमेंट यानी कि करार, और दूसरा विधितः प्रवर्तनीय। तो यानी कि शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि संविदा के 2 तत्व। वो अलग बात है कि पूरा आपका ब्यौरा दिया जाता है, प्रपोजल हो, एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, प्रामिज हो, इत्यादि। लेकिन लीगल तौर पे कितने तत्व हैं, केवल 2। लेकिन आइए देखा जाए, जहाँ तक अपराध के आवश्यक तत्वों की बात है, आवश्यक तत्व का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी बातें अगर किसी कार्य या ओमिशन में मिलती हैं तो हम कहेंगे कि व्यक्ति ने अपराध किया। तो अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं, और उन्हीं चारों आवश्यक तत्वों को
आपको देखना है और थोड़ा इतिहास सहित देखना है। देखिए, पहला आवश्यक तत्व है कि कोई मानव हो और मानव कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाउंड हो, यानी कि बाध्य हो, और मानव ऐसा होना चाहिए जिसे समुचित दंड दिया जा सकता हो, यानी कि प्रॉपर आपका सजा दी जा सकती हो। पहला आवश्यक तत्व ये है। दूसरा आवश्यक तत्व है कि ऐसे मानव द्वारा कोई कार्य या अवैध लोप का किया जाना, यानी कि ऐसे मानव द्वारा कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन का किया जाना। तीसरा तत्व है कि ऐसे मानव के मन में कार्य करते समय मेंसरिया का होना, यानी कि दुराशय का होना। और चौथा तत्व है ऐसे कार्य या अवैध लोभ से या तो पूरे समाज को या किसी दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित होना, यानी कि नुकसान होना। तो आपका पहला तत्व से व्याख्या करेंगे, चार पहले लिख लेंगे। पहले तत्व से आप व्याख्या करेंगे। देखिए, पहले तत्व से कैसे आपको व्याख्या करनी है वह दिमाग में भी बैठाइए। पोथी पत्रा तो सही है, लेकिन आपका कुछ बातें दिमाग में भी बैठाइए कि अगर हमें याद नहीं रहेगा तो सर के लेक्चर के आधार पर ही हम अपना व्यू बनाएंगे और वहाँ लिख देंगे। क्योंकि सुनी हुई बातें लंबे समय तक याद रखती रहती हैं और आपका पढ़ी हुई बातें थोड़ा कम समय तक। ये जाकर अनुभव करिएगा। इसीलिए लोग आपका अंतिम समय तक पढ़ते हैं, जैसे कि जब तक सांस तब तक आस कहा जाता है। तो इसीलिए आपका लोग हमारे यहाँ एकदम लास्ट दिन तक पढ़ते हैं। कल एग्जाम है और आज पढ़ते हैं, उसका फायदा मिला। आपका कह सकते हैं कि तमाम लोग हैं कि एविडेंस में आपका और पुलिस एक्ट में केवल क्रैश कोर्स पढ़े और तमाम क्वेश्चन सही कर ले गए और बताए कि जो आपने क्रैश कोर्स पढ़ाया था उसी से सब आ गया था एक हफ्ते में ही। फिर एक बार बैक होइए। पहला एसेंशियल एलिमेंट शुरू किया जाए। पहला आवश्यक तत्व में तीन भाग में हम बांटते हैं। पहला मानव, दूसरा मानव जो विधि द्वारा किसी कार्य को करने के लिए बाउंड या बाध्य हो, और तीसरा पहला आवश्यक तत्व में तीसरी बात है कि मानव ऐसा होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति ऐसा हो, मानव ऐसा होना चाहिए जिसे समुचित दंड कानूनन दिया जा सकता हो। अब इन्हीं तीनों बातों को डिटेल में आपको जानना है। देखिए, पहला हम देख रहे हैं। पहला शुरू किया जाए मानव पर, तो आप प्राचीन काल से उठाइएगा। लिखते समय जब भी ये लिखिए तो कहाँ से उठाइएगा? आपका एंशिएंट काल से। प्राचीन काल में दंड विधि कठोर थी। कठोर का मतलब स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट का मतलब ये हुआ कि चाहे मानव ने कोई कार्य किया हो या जीव जंतुओं ने किया हो या कार्य किसी वस्तु ने किया हो, इसका मतलब ये हुआ कि जीव जंतु, मानव तथा निर्जीव वस्तुओं सभी को अपराध करने में सक्षम माना जाता था। यानी कि आपका कह सकते हैं कि जीव जंतु को भी माना जाता था, मानव को भी और निर्जीव वस्तुओं को भी। किसी को कोई आपराधिक विधि में बचाव प्राप्त नहीं था। ये लिखेंगे और उदाहरण न दीजिएगा। उदाहरण आपका प्री के लिए पढ़ाया जाता है, दो चार समझाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे समाज का विकास होता है और तत्पश्चात आपका नहीं चलो तत्पश्चात आपका एक मैक्सिम काम, तत्पश्चात एक सुक्ति समाज में प्रचलित होती है, एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसी मेंस सिट्रिया।
यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो। अर्थात अपराध के लिए दो तत्वों को धीरे धीरे आवश्यक माना जाने लगा, एक आपराधिक कार्य और दूसरा आपराधिक आशय, यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन। इस आधार पर जो जीव जंतु थे और जो निर्जीव वस्तुएं थी, उनको उनको अपराध करने में अक्षम माना जाने लगा। क्यों माना जाने लगा? क्योंकि उनमें आशय नहीं होता है। यानी कि ये माना जाने लगा कि जो ये निर्जीव वस्तुएं हैं या जो ये जीव जंतु हैं, ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसमें विभेद करने की क्षमता ये नहीं रखते। अतः धीरे धीरे आपका मध्यकाल आते आते इनको दंड से मुक्त किया जाने लगा और ये माना जाने लगा कि केवल मानव ही ऐसा है जो कौन सी बात उचित है, कौन सी बात अनुचित है, इसको समझ सकता है। अतः केवल मानव द्वारा किए गए कार्य को ही दंडित किया जाने लगा और दो यानी कि निर्जीव वस्तुएं और जीव जंतुओं को दंड से क्या कर दिया गया? मुक्त। ये विकास हुआ। फिर मानव में भी आपका आगे बताया जाएगा, क्योंकि समुचित दंड पर हम आएंगे तो यानी कि वर्तमान समय में अपराध के लिए यह आवश्यक है कि वह कार्य या अवैध लोग किसी मानव द्वारा किया गया हो, यानी कि या तो मानव स्वयं अपने हाथों से किया हो या किसी साधन का प्रयोग करके किया हो, जैसे सांप से कटवा दिया या कुत्ते से कटवा दिया इत्यादि। लेकिन उसमें मानव का क्या होना चाहिए? कुछ हस्तक्षेप, कुछ न कुछ रोल होना चाहिए। दूसरा यह यानी कि वर्तमान समय में अपराध करने में जीव जंतु सक्षम नहीं है, ये आपका निर्जीव वस्तुएं सक्षम नहीं है। केवल कौन सक्षम है? मानव। दूसरा ये है मैंने पहले ही आवश्यक तत्व में कि ऐसा मानव किसी कार्य को करने के लिए लीगल तौर पे यानी कि विधिक तौर पे बाध्य होना चाहिए। यानी कि किसी कार्य को करना अगर उसका विधिक कर्तव्य है, ऐसी दशा में अब समस्या ये आती है कि अगर किसी मानव का कानून द्वारा कर्तव्य निर्धारित किया गया है और वह उन कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तब ऐसी दशा में वह अपराध करता है, ये माना जाएगा। लेकिन अगर कर्तव्य नैतिक है, धार्मिक है या आपका सामाजिक है या राजनैतिक है और उनका पालन व्यक्ति नहीं करता, तो वह किसी दंड का भागी नहीं होगा। अब यहाँ जरूर आप उदाहरण दीजिएगा कि कब एक उदाहरण कम से कम नैतिक कर्तव्य का देना है और एक उदाहरण विधिक कर्तव्य का। तो कर्तव्य का थोड़ा डिटेल में हम बंटवारा करते हैं। पहले कर्तव्यों को तोड़ते हैं और कर्तव्यों को देखिए। पहला नैतिक कर्तव्य हम देखते हैं, मोरल ड्यूटी। जो नैतिक कर्तव्य होते हैं वह समाज की नैतिकता के अनुसार चलते हैं और कौन सा कार्य समाज के लिए नैतिक है, कौन सा कार्य समाज के लिए अनैतिक है, यानी कि कौन मोरल है और कौन कार्य इमोरल है, ये समाज की सोच पर निर्भर करता है और समय दर समय, स्थान दर स्थान तथा देश दर देश ये जो नैतिकता है बदलती रहती हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में भाई आप
शादी करिए फिर डाइवोर्स दीजिए फिर शादी करिए, ये अनैतिक नहीं माना जाता। चाहे ट्रम्प हो या कोई हो, ये सभी लोग ऐसा किए हैं। लेकिन भारत में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने लगे तो लोग घोर निंदा उसकी करेंगे, यानी कि लोग घोर निंदा के उस कार्य का क्या करेंगे, घोर निंदा। तो यानी कि इसका मतलब कि कौन सा कार्य मोरल है, कौन सा कार्य इमोरल है, ये समाज के विकास के साथ साथ समाज में प्रचलित नियम कायदे और प्रथा इत्यादि पर भी निर्भर करता है। ये भी याद रखिए, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप को ही मान लीजिए, कुछ समय पहले तक लिव इन रिलेशनशिप भारत में अनैतिक माना जाता था, लेकिन अब इसे अनैतिकता की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता भी दे दी कि अगर कोई पुरुष और स्त्री आपसी सहमत से बिना विवाह किए हुए साथ साथ रहते हैं पति पत्नी के रूप में, तो भले वह विवाह न किए हों, कुछ समय के बाद उन्हें पति पत्नी मान लिया जाएगा। यानी कि ये प्रिजम्पशन कर लिया जा किया जा सकेगा कि वह पति पत्नी है, एविडेंस की धारा 114 के तहत। यानी कि एविडेंस की किस धारा में ये मामला जाएगा, उपधारणा को लेकर आपका 114। फिर एक बार बैक होइए, जहाँ तक नैतिक कर्तव्यों की बात है, एक उदाहरण नैतिक कर्तव्य पर जरूर लिख सकते हैं आप। वैसे मैं 2-3 उदाहरण बता रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। पहला उदाहरण मैं बता रहा हूँ भिखारी का। एक भिखारी आपके दरवाजे पर आता है भीख मांगने और आप भीख नहीं देते। वह भिखारी आपके दरवाजे के सामने बैठ जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब ये देखा जाएगा कि भीख देना आपका कैसा कर्तव्य था, आपका विधिक कर्तव्य था कि केवल नैतिक। तो क्या आपने अपराध किया? क्योंकि नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन अपराध माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। तो आपने कौन सा अपराध किया? कोई नहीं। अब ये नहीं कि कई लोग पिछली बार आपका इसके पहले वाले एपीओ में मर्डर करवा दिए थे। अरे भाई, भीख देना कोई विधिक रूप से हम बाध्य थोड़े हैं, हम बाध्य नहीं हैं। दूसरा आपका जो उदाहरण पूछा जाता है, एक अंधे का पूछा जाता है। एक अंधा कुएं की ओर जा रहा था और एक व्यक्ति देख रहा है कि अंधा कुएं की ओर जा रहा है, वह रोकता नहीं है, अंधा कुएं में गिरकर मर जाता है। तो क्या जिस व्यक्ति ने नहीं रोका अंधे को, क्या वह ऑफेंस किया कि नहीं? नहीं किया, क्योंकि उसका कर्तव्य केवल क्या था? नैतिक था कि वह रोके। अगर नहीं रोका तो उसने कोई अपराध नहीं किया। तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण जल में डूबते हुए बच्चे का देखा जाता है। एक बच्चा नदी में डूब रहा था और एक व्यक्ति अच्छा तैराक था, लेकिन बच्चे को डूबते हुए देख रहा था लेकिन बचाया नहीं। तो ये जो कार्य है, नहीं बचाया, तो बचाना उसका कैसा कर्तव्य था? मोरल ड्यूटी थी। लीगल रूप से वह बाउंड नहीं था, अतः न बचाकर उसने कोई अपराध नहीं किया। तो पहले नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन एक लाइन जानिए कि अपराध माना जाएगा कि नहीं? नहीं। दूसरा पॉलिटिकल ड्यूटी देखा जाए, हल्का सा व्यापक किया गया है समझाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति का कोई राजनैतिक कर्तव्य है और उस कर्तव्य को वह व्यक्ति नहीं निभाता, तो अमूमन जहाँ तक भारत की बात है, उसे ऑफेंस या अपराध नहीं माना गया है। जैसे कि किसी किसी इलेक्शन में चुनाव न लड़ना,
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव होता है और कोई व्यक्ति उस लोकसभा के चुनाव में खड़ा नहीं होता या प्रत्याशी के रूप में नहीं आपका पर्चा दाखिला करता, तो क्या कोई अपराध कर दिया? नहीं। अगर आपको राइट टू वोटिंग है, मत देने का हक है, अधिकार है, और आप मत देने नहीं गए, तो क्या आपने कोई अपराध किया? नहीं, क्योंकि आपने अपने पॉलिटिकल ड्यूटी का वायलेशन किया है और ये भारत में कहीं भी अपराध नहीं है। भाई एक समय ऐसा आया कि जो परसेंटेज वोटिंग का था वह 50 से कम होने लगा, लोग चुनाव के प्रति उदासीन होने लगे। तो एक बार चर्चा जरूर चली थी भारत में कि भारत में भी ऐसा कानून बनाया जाए कि मत देना अनिवार्य किया जाए और नहीं तो व्यक्ति दंड के क्या हो भागी। लेकिन आज तक इस बारे में भारत में कोई कानून नहीं बना है। कई विदेशों में है कि अगर आप वोट नहीं देते तो आप पर जुर्माना इत्यादि लग सकता है। लेकिन भारत में मैं बता दूं, अगर आप घर में बैठे रहे चुनाव के दिन, वोट देने नहीं गए, तो आपने अपना पॉलिटिकल ड्यूटी नहीं निभाई, तो आपने कोई अपराध नहीं किया। ये भारत की बात है भाई, कई देशों में है। नहीं तो भाई आपका सुप्रीम कोर्ट में भी बात चल रहा है कि जो ये आपका रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, देख ही रहे विवाद चल रहा है कि रेवड़ी बांटने की जो बात ये की जाती है मैनिफेस्टो में, उसका क्या किया जाए, क्या स्टापेल लगाया जाए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, अभी तक कोई स्टापेल नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा फैसला दे देगा उस हिसाब से आगे बताएंगे हम कि बाध्य हैं कि नहीं राजनेता। अभी तक बाध्य नहीं है, ये केवल लालीपाप हैं। यानी कि आपका लालीपाप जो दिखाया जाता है ना कि जब हम सिलेक्शन पा लेंगे तो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और मौर्य जी आए हैं कि नहीं भाई? अब ये नहीं कि पीबो चाय में मौर्य जी जैसे जाकर चाय पीते रहिए तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। चायबाजी छोड़ दिया ना? गए थे कि नहीं कभी इसके बाद? चलिए फिर, अभी अभी शर्मा रहा है। जब आपका फार्म में आ जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन में फार्म में आ जाए, तो अपना अपराध हो सकता है स्वीकार करे या इनकार करे। लेकिन अभी अभियुक्त क्या हो रहा है आपका, माने मौन धारण किया है। तो अगर अभियुक्त पूछा जाए, आरोप न्यायालय लगाए और पूछे कि क्या तुमने ये अपराध किया, और अभियुक्त मौन रह जाए तो डिनाई माना जाता है, यानी कि उसने इनकार किया है, अपने अपराध को किया जाना कि स्वीकार, इनकार। तो भाई आगे देखा जाए आपका, ये पॉलिटिकल ड्यूटी का उल्लंघन भी अपराध नहीं है। अब आइए धार्मिक कर्तव्य देखा जाए, अभी दो कर्तव्य बचे हैं, फिर लीगल ड्यूटी पर आ जाएगा। जो रिलीजियस ड्यूटी होती है, धार्मिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना भारत में अपराध घोषित नहीं किया गया है। अर्थात अगर कोई हिंदू है और वह अपने धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, तो ऐसी दशा में कोई कानून नहीं है जो उसे दंडित कर सके। अगर कोई मुस्लिम है, अपने धर्म के अनुसार 5 बार नमाज अदा नहीं करता या आचरण नहीं करता, तो भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ऐसे व्यक्तियों को दंडित कर सके। यानी कि धार्मिक कर्तव्यों का उल्लंघन अपराध नहीं है। लेकिन कुछ देशों में है, ये नहीं कि भारत में नहीं है तो विदेश में नहीं है, कुछ देशों में इसे अपराध घोषित किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो धार्मिक के बाद आ जाइए आपका सामाजिक कर्तव्य। जहाँ तक सोशल ड्यूटी की बात है,
सामाजिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना भी अपराध नहीं माना गया है। जैसे कि ए ने बी से वादा किया कि मैं तुम्हारे विवाह में जरूर आऊँगा, चाहे जहाँ भी रहूँ, यानी कि नरक में भी रहूँ, स्वर्ग में भी रहूँ, तो तुम्हारा विवाह में मैं भूत प्रेत बनकर क्या करूँगा, जरूर से जरूर आऊँगा। लिखा भी रहता है जलूल से जलूल आना, थोड़ा भावार्थ उसका तो ऐसी दशा में और नहीं पहुंचा तो क्या कोई अपराध कर दिया? नहीं, क्योंकि आपका जाति भोज में जाना, जाति समारोह में जाना, साथ साथ टहलने जाना, साथ साथ चाय पीने का करार करना, साथ साथ आपका भोजन करने का करार करना, ये सब सोशल ड्यूटी है, सामाजिक कर्तव्य हैं, और इनका उल्लंघन दंडनीय नहीं है। तो अब कौन दंडनीय है भाई? कर्तव्य कैसा होना चाहिए मानव पर? विधिक। अब विधिक कर्तव्य क्या, पहले समझिए। यानी कि एक तो मानव हो अपराध के लिए, और मानव किसी कार्य को करने के लिए विधिक दायित्व या विधिक कर्तव्य या लीगल ड्यूटी के अधीन हो, तो कब कहा जाएगा कि किसी मानव का कोई कार्य करना विधिक कर्तव्य है? तो जब कानून बनाकर स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया हो कि ये आपको करना है और आप वह कार्य नहीं करते, तो हम कहेंगे कि आपने अपने विधिक कर्तव्यों का क्या किया? उल्लंघन। तो तीन चार ऐसे उदाहरण देखिए जहाँ की व्यक्ति विधि द्वारा किसी कार्य को करने के लिए क्या था? बाउंड था, और वह कार्य कर दिया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा? तो पहले एक अलग से निकाल लिया जाए, कर दिया। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाउंड था और वह कार्य कर दिया, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि कानून ये कहता है कि तुम ये कार्य क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये जब मामला ले जाइएगा, दृष्टांत पूछा गया है कई बार, तो ये आईपीसी की धारा 76 से कवर कराइएगा। ये उदाहरण कई बार आया है, सैनिक वाला ही आया है। यानी कि ये जो, फिर एक बार इसको देखिए, कई बार बहुत अच्छा उदाहरण आता है इस पर। अगर किसी व्यक्ति का कोई विधिक कर्तव्य है, वह व्यक्ति कानूनन उस एक्ट को करने के लिए बाउंड है, और वह उस एक्ट को करता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि कानून द्वारा उसे क्या दिया गया है? पावर। तो एक सैनिक है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के समादेश में भीड़ पर गोली चलाता है, कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कारित कर देता है, तो क्या सैनिक ने कोई अपराध किया कि नहीं? नहीं किया, क्योंकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानने के लिए कानूनन क्या था? बाउंड। तो की धारा में कि विधिक बाध्यता के अधीन किया गया कार्य अपराध नहीं है, 76। और ये जो एलस्टेशन हमने बताया, ये तो धारा 76 का ही पहला ही उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? पहला। दूसरा देखिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई विधिक कर्तव्य था, और यानी कि कानूनन वह व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाउंड था, बाध्य था, लेकिन वह कार्य नहीं करता है, यानी कि अपने लीगल ड्यूटी का वायलेशन करता है, तो ऐसी दशा में वह दंड का भागी होगा, वह अपराध माना जाएगा। अब दो तीन आपका लीगल ड्यूटी देखिए, और उसके बाद इसको देखा जाए। पहला, जेलर का एक उदाहरण दीजिएगा। अगर आपको उदाहरण देना हो तो जेलर का उदाहरण दीजिएगा कि जेलर कैदी को भोजन देने के लिए कानूनन बाध्य हैं,
वह कैदी को भोजन नहीं देता, यानी कि अवैध लोप करता है और कैदी की मृत्यु हो जाती है, तो जेलर ने अपराध किया, क्योंकि भोजन देना उसका कैसा कर्तव्य था? नैतिक सामाजिक नहीं, लीगल ड्यूटी थी। कानून ये कहता है कि आप भोजन दीजिए। दूसरा, जल पुलिस का उदाहरण दे सकते हैं कि संगम पर आपका जल पुलिस राज्य सरकार ने रखी है बोट लगाकर कि अगर कोई व्यक्ति डूबने लगे तो जल पुलिस बचाए, और कोई व्यक्ति डूब रहा है, जल पुलिस नहीं बचा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जल पुलिस ने अपराध किया। मैं फिर बता दूं, और किसके द्वारा? लोप द्वारा, इलीगल ओमिशन द्वारा, और आपका अपराध किया, क्योंकि इसीलिए सरकार ने उनको नियुक्त किया है, और उनका नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि कैसा कर्तव्य है? विधिक। जैसे कि आपका पहरेदार का भी देख सकते हैं, और पहरेदार आपका देख सकते हैं या गार्ड को देख सकते हैं। एक रेलवे फाटक का उदाहरण देख सकते हैं कि रेलवे के फाटक के गार्ड का यह विधिक कर्तव्य है कि जब जब ट्रेन आए वह फाटक बंद रखे, लेकिन वह उपेक्षा बरतता है, अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है, फाटक खुला रखता है, और दो चार व्यक्ति मर जाते हैं, ट्रेन आती है, तो आपका लोप द्वारा उसने मर्डर किया, यह माना जाए। अब ये न कहेगा कि मर्डर तो ट्रेन ने किया। अरे भाई, ट्रेन ने किया, लेकिन आपने अपने कर्तव्य का क्या नहीं किया? पालन। पालन कर देते तो कहाँ से ट्रक और बस वाला पटरी पर पहुंचता? तो ये विधिक इसको और जोड़ सकते हैं आप। तीन उदाहरण वैसे पर्याप्त हैं। आप गौतम बुद्ध को जोड़ सकते हैं कि अंगुली माल डाकू था, और वह जंगल में रहता था, जो भी जाता था उनकी हत्या करके अंगुली काट कर और उसी की माला पहनता था। अब इस समय बता दीजिए छोटे बच्चों को, तो एकदम भयभीत हो जाएंगे, ये अंगुली काट के माला पहना, लेकिन आप भयभीत न होइए, ये नहीं कि भयभीत हो जाना है। तो जो राजा के द्वारा पहरेदार जंगल में जाने वाले रास्ते पर तैनात था, इसमें कोई शक नहीं है, वह गार्ड गौतम बुद्ध जी को रोका कि उधर न जाइए, उधर क्या है? आपका डकैत रहता है, खूंखार। फिर भी वह नहीं माने, और उसके आदेश के बावजूद भी क्या हुए? चले गए। तो गार्ड की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह जितना हो सकता है समझाया बुझाया और क्या किया? बनाया। अब जबरदस्ती आप कुएं में कूद जाइए, गार्ड खड़ा है, तेजी से जाकर रोकते रोकते, तब क्या किया जा सकता है? तो इस प्रकार हमने ये बताया कि मानव हो पहला, और मानव विधि के तहत किसी कार्य को करने के लिए क्या हो? बाउंड हो। यानी कि तभी नैतिक अगर तरीके से बाउंड है, राजनीतिक या धार्मिक या आपका सामाजिक बाध्यता है, तब अपराध नहीं होगा। और तीसरा ये है कि मानव ऐसा होना चाहिए जिसे समुचित दंड कानूनी रूप से दिया जा सके। समुचित दंड दिया जा सके, तो वर्तमान समय में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दंड विधि से दंड देने से मुक्त किए गए हैं। जैसे एक दो उदाहरण यहाँ दे दीजिएगा। 82 का उदाहरण दे दीजिएगा कि 7 वर्ष से कम का बालक है, अगर कोई अपराध भी कर देता है तो कानूनन उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। वह मानव है, लेकिन ऐसा मानव है जो समुचित दंड से क्या है? मुक्त है। फिर आपका 84 दे सकते हैं कि अनसाउंड माइंड है, चित्त विकृत है, तो उसे भी दंड से क्या किया गया? मुक्त। मानव है वो, ये नहीं कि मानव नहीं है। अब ये पहला आवश्यक तत्व आपका हुआ, यही काफी लंबा था। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट देखिए, ऐसे मानव द्वारा
कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन किया जाना, यानी कि कोई कार्य या अवैध लोप का किया जाना, यानी कि मानव द्वारा या तो अपराध कोई कार्य करके किया जाएगा या अवैध लोप करके, इलीगल ओमिशन करके। तो पहले कार्य जानिए क्या है, फिर लोप जानिए। लोप दो प्रकार का होता है, एक वैध और एक अवैध। वैध लोप आपका अपराध नहीं होगा, अवैध लोप ही क्या माना जाएगा, अपराध। तो पहले कार्य देखा जाए। जहां तक कार्य की बात है, एक्ट का मतलब हुआ कुछ करके, मैं फिर बता दूं। और ओमिशन या लोप का मतलब हुआ कुछ न करके, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसे एक्ट कहा जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करता तो उसे ओमिशन या लोप कहा जाता है। लोप। अब कार्य पहले उदाहरण एक दो देखिए, तब सेक्शन वाइज इसमें कम से कम दो सेक्शन आपको जोड़ने पड़ेंगे। एक सेक्शन 32 लिखते समय आईपीसी का, और एक सेक्शन 33। दो सेक्शन आप मेंस में जरूर लिखिएगा। देखिए, आपका इसको समझा जाए, पहले एक्ट और ओमिशन को पहले समझिए, तब सेक्शन वाइज चला जाएगा। एक्ट का मतलब कि कुछ कार्य करके, यानी कि इसका मतलब कि मानव हो, मानव विधि द्वारा किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो, और ऐसी दशा में उसने कोई कार्य किया हो और अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया हो। तो कार्य का मतलब कुछ करके, कुछ करके का मतलब या तो मानव ने स्वयं अपने हाथों से कार्य किया हो या किसी वस्तु का प्रयोग करके किया हो, दोनों हो सकता है। जैसे ए ने बी को दो चांटा मारा, तो ये अपने हाथ का प्रयोग करके मारा। ए ने बी को दो लाठी मारी, तो डायरेक्ट हाथ से नहीं मारा लेकिन लाठी से मारी। तो यही समस्या ये आई कि ए कह सकता है कि हम कहाँ अपराध किए, ये अपराध तो किसने किया है, लाठी ने। जैसे कि आपका तमाम विवाद ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं कि हमने तो, जैसे कि आपका सहवाग ने एक बार कहा था, मैंने तमाम विवाद उत्पन्न हुए, तो उतना विवाद में हम नहीं जाएंगे कि हमने कहाँ रन बनाए, रन तो हमारे बल्ले ने बनाया था, हम तो मात्र हम क्या थे, खेल रहे थे। तो भाई यानी कि अब आइए, अब इसमें आपका समस्या ये बनती है दो चार। सांप वाला उदाहरण, कभी कभी कुत्ते वाला उदाहरण, और कभी आपका बंदर वाला उदाहरण। अब ए एक सांप रखा है और उस सांप से बी को कटवा देता है, तो ए कहेगा कि हमने थोड़े काटा अपने दांतों से, ये कौन काट लिया, सांप ने। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो कोई व्यक्ति दंड का भागी ही नहीं होगा। अब ए ने पत्थर चलाकर बी को मारा और बाद में कह रहा है कि हम थोड़े मारे हैं, ये किससे इनको चोट लग गई, पत्थर से। तो कार्य का मतलब ये है कि आपका मानव का कुछ सहयोग उसमें है, चाहे डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट। ये नहीं कि आपका, अब ये नहीं कि आपका है, कह सकते हैं। इसमें एक तो सांप वाला उदाहरण मैं बता ही दिया, दूसरा जो सोशल मीडिया पर चल रहा है बंदर वाला चलता है। ये एक बंदर को ट्रेंड करता है, फिर बंदर को बंदूक देता है और अपने दुश्मन बी की ओर इशारा करके कहता है कि गोली चलाओ। बंदर गोली चलाता है, बी मर जाता है। ए ने अपराध किया कि नहीं किया। अब ये न कहेगा कि गोली तो बंदर ने चलाया, तो बंदर को कौन सिखाया था, कौन आपका प्रशिक्षण देकर गोली चलवाया, ए ने। जैसे कुत्ता है,
कुत्ते को झपटवा रहे हैं कि जाओ जाओ क्या करो काट लो, काट लिया तो कहेंगे कि हम दोषी थोड़े, ये तो कौन काट लिया। ऐसा नहीं होगा। मैं बता दूं, आप दंड के क्या होंगे, भागी। अब ये ना कह दिया कि बंदर काटा है तो पत्थर मारा है तो बैट ने केवल रन बना दिया, तो ये सब नहीं कहना है। आपका कानूनी भाषा में यूज करिए। तो कार्य का मतलब हमने बताया कुछ करना, याद रखिए, चाहे लाठी से करना या सांप से करना, पत्थर से मारना या खुद अपने हाथों से, तलवार से, चाकू से, इसका में मतलब नहीं है। आइए लोप देखा जाए। यानी कि अपराध या तो कार्य करके भी हो सकता है, और दूसरा क्या है, इलीगल ओमिशन। तो पहले लोप को समझिए। लोप का मतलब ये हुआ कि किसी, लोप दो प्रकार का होता है, एक वैलिड ओमिशन और एक इनवैलिड। वैलिड मतलब कि वैध लोप, और दूसरा अवैध लोप। वैध लोप अपराध की कटघरी में नहीं आता, केवल अवैध लोप ही अपराध की कटघरी में आता है। वैध लोप तब माना जाएगा जब व्यक्ति जो लोप किया है या जो कार्य नहीं किया है या जो अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, वह कानूनन उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं था। जब नहीं था और कार्य किया नहीं तो कौन सा लोप होगा, वैध। जैसे कि एक व्यक्ति है, भिखारी को भोजन नहीं देता, भिखारी मर जाता है, तो व्यक्ति ने ओमिशन तो किया, लोप तो किया, लेकिन ये लोप वैध होगा कि अवैध होगा, वैध, क्योंकि विधि द्वारा वह उस कार्य को करने के लिए बाउंड नहीं था। ये एक ही उदाहरण पर्याप्त है। दूसरा आपका जो लोप होता है वह अवैध लोप होता है। अवैध लोप का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति कानूनन किसी कार्य को करने के लिए बाउंड हो और वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता हो। जैसे जेलर हैं, कैदी को भोजन देने के लिए कानूनन बाध्य हैं, लेकिन कैदी को भोजन नहीं देता, तो अवैध लोप किया कि वैध लोप, इनलीगल ओमिशन किया कि लीगल इनलीगल, और ये आपका कह सकते हैं कानूनन लोप माना जाएगा। जैसे कि फाटक वाला उदाहरण दिया गया, जल पुलिस वाला दिया गया। एक फिर पुलिस पर आ जाए, देखिए पुलिस पर, पुलिस का ये कर्तव्य है कि वह लुटेरों डकैतों का पीछा करे, पकड़े। पुलिस को ये मालूम चलता है कि एक लुटेरों का गैंग इधर से आ रहा है और पुलिस वाला रास्ता छोड़कर भाग जाते हैं। लुटेरे आसानी से गांव में पहुंचते हैं, लूट करके चले जाते हैं। तो पुलिस चूंकि लुटेरों को रोकने के लिए कानून द्वारा बाध्य थी कि नहीं, और अपने कर्तव्य को निभाया कि भाग गई, भाग गई, तो अवैध लोप द्वारा दुष्प्रेरण किया कि नहीं, पुलिस वालों ने किया। यानी कि लूट के अपराध के एबेटमेंट या दुष्प्रेरण के लिए ऐसे पुलिस वाले दंड के भागी होंगे। और शासय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण 107 के क्लाज थर्ड में आएगा। यानी कि पुलिस वालों ने आशय के साथ उस कार्य को आसान बनाने में क्या किया, सहायता। यानी कि लोप का एक ये भी उदाहरण अच्छा था, ओमिशन का। आपका पुलिस रास्ते से जानती है कि अपराध होने वाला है और क्या हुई, हट गई, या यातना यहाँ पहुँचाई जाएगी वहाँ से भाग गई, कि तब भी आपका शासक सहायता द्वारा क्या माना जाएगा, दुष्प्रेरण। यानी कि ये आपका बताया गया कुल मिलाकर कि अवैध लोप ही अपराध माना जाएगा, वैध लोप नहीं।
अब कानूनी भाषा में आइए, ये तो आपका समझाने के लिए लिखना है, बताना है। आपका कार्य के अंतर्गत अवैध लोप भी शामिल है, ये धारा 32 बताती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक सेकंड देखिए तो गलत तो नहीं हो रहा है, बैरेक्ट में देखिए तो 32 एक बार देखिए। 32 हेडिंग पढ़िए बस। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, आपका जहाँ जहाँ बेयर एक्ट में, फिर एक बार देखिए, आपका धारा 32 अब लिखना पड़ेगा 2 लाइन, फिर 33 लिखना पड़ेगा। वैसे आपका सेक्शन 32 और 33 पिछली बार यूपी जे में भी आया, आपका 2018 में, और बिहार एपीओ में भी आया है। यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बना है प्री में भी, 32 और 33। यानी कि सेक्शन 32 पहले समझिए, लिखना पड़ेगा ये दोनों धाराएं, भले 3 3 लाइन लिखिएगा। और ये जो उदाहरण ज़्यादा दिए जा रहे हैं, मेंस में लिखवाते समय इसको कम किया जाएगा। एक आपका विधिक उदाहरण और एक आपका नैतिक, दो पर्याप्त रहेगा। तो 32 ये कहती हैं कि जहाँ जहाँ बेयर एक्ट में ये आए कि एक्ट द्वारा माने कार्य द्वारा, वहाँ वहाँ अवैध लोप शामिल माना जाएगा, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर बेयर एक्ट में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति कोई कार्य करके, जैसे तो आपका 300 में लिखा है, 299 में, तमाम जगहों पर लिखा रहेगा, तो जैसे ही शब्द दे कि कार्य करके, तो वहाँ ये माना जाएगा कि इनलीगल ओमिशन भी उसके आगे लिखा है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेकिन भी लगाना है, अगर कहीं स्पष्ट रूप से ये लिख दिया जाए बेयर एक्ट में कि केवल इनलीगल ओमिशन द्वारा अपराध होगा, केवल अवैध लोप द्वारा अपराध होगा, तो वहाँ कार्य बिल्कुल न मानिए। लेकिन ये कब होगा, जब बेयर एक्ट में अलग से स्पेशल तौर पर यह बात क्या रहेगी, लिखी रहेगी। तो एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, 491 का, आईपीसी की धारा 491 का उदाहरण, जहाँ की कार्य को दंडनीय नहीं बनाया गया है, केवल अवैध लोप को दंडनीय बनाया गया है। यानी कि चूंकि अवैध लोप लिखा है, तो यहाँ कार्य काम नहीं करेगा। यानी कि फिर एक बार कॉन्सेप्ट बना लीजिए तो, जहाँ जहाँ बेयर एक्ट में आपका एक्ट या कार्य शब्द लिखा हो, सामान्यतः अवैध लोप अपने आप वहाँ शामिल माना जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल तौर पर केवल अवैध लोप ही लिख दिया गया, तो ऐसी दशा में वहाँ कार्य को शामिल न मानिएगा। जैसे उदाहरण के रूप में एक हम धारा बता रहे हैं, उदाहरण के रूप में 491, कार्य द्वारा अपराध वहाँ नहीं होता, तो कैसे होता है, इनलीगल ओमिशन द्वारा। बता दें क्या है एक लाइन में भाई आपका, अगर कोई व्यक्ति किसी पागल या अवयस्क की के लिए सेवा की संविदा किया है और इनके लिए जीवन में आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने का वादा किया है, और यह वादा नहीं निभाता, तो बताइए, नहीं निभाता तो लोप किया कि कार्य किया, कार्य नहीं किया, लोप किया, अपने विधिक कर्तव्यों का पालन किया कि नहीं किया, तब अपराध किया, तो केवल अवैध लोप द्वारा इस धारा में क्या है, अपराध, कार्य द्वारा नहीं। धारा 33 आ जाइए, 32 समाप्त हो गई। 33 ये कहती है कार्य लोप। कार्य लोप का मतलब एक कार्य में बहुत से कार्य हो सकते हैं, एक लाठी मारिए 50 लाठी मारिए, या एक लोप में
बहुत से लोप, जैसे कि आपका सोनाली जी थी, आपका एक लोप में बहुत से लोप, एक कार्य में बहुत से कार्य, यानी कि एक कार्य में बहुत से कार्य, यानी कि हल्का हल्का जहर की घूंट पिलाते रहिए। और जैसे ही आपने पहली जहर की घूंट पिलाई, मात्रा कम थी, थोड़ा धीमा जहर जिसे कहा जाए स्वीट पॉइजन, जैसे रेलवे वाले ज़्यादा देते हैं स्वीट पॉइजन। 10 घंटा लेट है ट्रेन, तो एक ही बार नहीं बताएंगे यह ट्रेन 1 घंटा लेट है, फिर आपका आधा घंटा और बढ़ा देंगे ताकि व्यक्ति बौखलाए न, और स्वीट पॉइजन देंगे, अंत में कह भी देंगे 10 घंटा बाद कि यह ट्रेन अपरिहार्य कारणों से क्या हो गई, कैंसिल। तो उसी प्रकार स्वीट पॉइजन दिया जाता है, मीठा जहर, यानी कि जहर की, जैसे जयललिता के मामले में भी ये विवाद उठा, आज तक पता नहीं लग पाया यानी कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वह ओपन ही नहीं की गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो उनके उनमें भी ये आशंका थी कि उनके जो साथी थे या साथ रनर, वो धीरे धीरे जहर की मात्रा क्या करते थे, देते थे, और उससे उनकी तबीयत खराब हो गई, मर गए, जैसे कि सोनाली जी ऊपर पहुंच गई आपका। तो ऐसी दशा में स्वीट पॉइजन, तो एक कार्य में, तो जैसे ही आपने पहली डोज दी स्वीट पॉइजन का, वह हत्या का प्रयास हुआ, शुरू हो गया वहीं से, और जैसे ही व्यक्ति मर गया तो क्या हो गया, हत्या। लेकिन जैसे ही आपने पहली डोज या खुराक दी, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या हुआ, वहीं से शुरू हो गया। अब 5 खुराक दीजिए, 10 खुराक पकड़ लिए गए, तब तो भाई 5 मुकदमा थोड़े चलेगा। 5 बार आपका पिलाए ड्रग्स और इत्यादि मिला मिलाकर, तो 5 बार मुकदमा नहीं चलेगा। यानी कि एक कार्य में कार्यों की आवली भी शामिल है, कार्यों का चयन, कार्यों की श्रृंखला, और एक लोप में, अवैध लोप में, लोपावली, यानी कि लोपों की आवली, यानी कि चैन। जैसे कि आपका कोई जेलर है, एक दिन भोजन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, 1 माह तक हो गया, तो ये लोपों की क्या हो गई, श्रृंखला, और 1 माह बाद कैदी क्या हुआ, मर गया। तो ये लोप की श्रृंखला होती है। और इसमें भी मैं बता दूं, अवैध लोप द्वारा मृत्यु मानी जाएगी कि नहीं मानी, तो सेक्शन भी याद रखिए भाई, नए लोग भी, आपका प्री में के लिए भी 1-2 लाइन चलता रहे। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आते हैं 32, और एक्ट और ओमिशन कहाँ है, 33। यही क्वेश्चन यूपी जे और बिहार एपीओ में दोनों सेक्शनों से पूछा गया था। तीसरा आवश्यक तत्व देखिए, तीसरा आवश्यक तत्व है आपका, कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में मेंसरिया का होना। चूंकि दुराशय अलग से हमें पढ़ना है, अतः यहाँ दुराशय पर कम लेक्चर दिया जाएगा। मेंसरिया, यानी कि मेंसरिया का मतलब यहाँ है कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का इरादा, इंटेंशन उसका न हो। अपराध के लिए 2 तत्व आवश्यक होते हैं, एक्टस रिया और मेंस रिया, आपराधिक कार्य और आपराधिक आशय। और 1-2 केस देकर यहाँ जब अपराध के तत्व लिखिएगा, तो इसको ज़्यादा विस्तृत नहीं करना है, क्योंकि आपका अलग से मेंसरिया हम पढ़ाएंगे ही। अब बात तो नहीं हो पाएगा मेंसरिया, क्योंकि एविडेंस पढ़ाना है, कल आ ही जाएगा मेंसरिया। आपका हो सकता है 2 दिन लग जाए, क्योंकि आपका भारतीय विधि और इंग्लैंड की विधि में प्रयास करते हैं कि मेंसरिया 1 दिन में ही समाप्त हो जाए, लेकिन आपका थोड़ा मुश्किल काम है। और काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन भाई बनते हैं, जितने क्वेश्चन घुमावदार बने हैं हम बताएंगे, और कैसे उसको लिखा जाए। तो तीसरा तत्व हो गया आशय। आपका आशय एक मेंटल फैक्ट है, ये दिखाई नहीं देता। ये कैसा तथ्य है, भौतिक तथ्य है कि मानसिक, मेंटल फैक्ट है। मेंटल फैक्ट को 2 धाराओं में
रेलेवेंट बनाया गया है मुख्य रूप से एक 14 में एविडेंस के और एक 15 में। मन की दशा, शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना। जैसे कि मौर्य जी चाय पीने गए तो इनकी मन की दशा क्या थी? मन में रसगुल्ले फूट रहे थे कि मन दुखी था, कि मन व्याकुल था, कि मन बेचैन था, कि आपका केवल चाय का नाले था, कि चाय पीने का आशय था, सद्भावना में गए थे, दुर्भावना में गए थे। ये इनके क्या हैं? मन की दशा। और शारीरिक संवेदना का मतलब आपका अनुभूति, यानी कि मन के अंदर लड्डू तो नहीं फूट रहे थे कि 4-5 मित्र भी हमारे साथ क्या होंगे, आज चाय पिएंगे। ये शारीरिक संवेदना, यानी कि जैसे कि शरीरिया पिरो रहा है यानी कि दर्द कर रहा है, ये क्या हुआ? शारीरिक संवेदना। तो इत्यादि आपका। और 15 में ब्राइड इन बाथ, यानी कि एक ही तरह के कई कार्य किया है। जैसे क्वेश्चन बनता है, ब्राइड इन बाथ का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? यानी कि टब में दुल्हन। तो ब्राइड इन बाथ मने टब में दुल्हन। तो उतना हमें नहीं देखना है, बैक हो, ये आपका हम मानसिक दशा बता रहे थे। यानी कि आपका जो दुराशय है यह एक मानसिक दशा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना मुश्किल है, आँखों से देखा नहीं जा सकता। व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, आचरण के आधार पर एक अनुमान केवल लगाया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। लेकिन आशय अपराध में काफी महत्वपूर्ण है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगला लास्ट देखिए आपका आवश्यकता, तो दुराशय अलग से चलेगा तो बताया जाएगा पूरा जोड़ जोड़ के। अंतिम आवश्यक तत्व है क्षति। तो क्षति देखा जाए, जहाँ तक क्षति की बात है, सामान्यतः अपराध से पूरा समाज प्रभावित होता है। अतः केवल जिसके प्रति अपराध किया गया है वही उसको ही क्षति या नुकसान नहीं होता, बल्कि ये माना जाता है कि उसके साथ साथ पूरी सोसाइटी, पूरा समाज इस अपराध से क्या हुआ है? प्रभावित। यानी कि केवल इसीलिए आपराधिक मामलों में ये है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दे सकता है, क्योंकि ऐसे अपराधों से कौन प्रभावित होता है? पूरा समाज। अब छत जब लिखिएगा तो छत आपका 44 से कवर करिएगा। यानी कि जब भी आप इंजरी या क्षत या नुकसान या हानि या नुकसान भी बोल सकते हैं, आपका लिखिएगा ना नुकसान। अब मुस्कान और नुकसान नहीं लिखना है, पढ़ाते समय भले बोल दिया जा रहा है, लिखिएगा तो क्षत लिखिए, क्षत ना है तो नुकसान। लेकिन जौनपुरी और इत्यादि जो बोलते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा मुस्कान हो गया, ये सब न लिखे। मुस्कान नहीं भाई, नुकसान न लिखेगा, हम फिर बता रहे हैं एक बार आपको। हाँ, नुकसान भले लिख दीजिए। तो क्या बोलते हैं आप अरुण भाई? नुकसान देखिए भ्रम में आ गए ना। ऐसे ही वकील पूछते हैं और भ्रम आने के लिए बताइए क्या बोलते हैं, इतना तेज से बताइए। आप कहाँ गए थे मौर्य जी, किस चाय में तो तुरंत ये भ्रम जाएंगे। और उसी में जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो इतना तेजी से वकील साहब, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उत्तर भारतीय वकील केवल चिल्ला कर बोलते हैं, कहाँ गए थे बताइए, कौन सी दुकान पे तो गवाह अपना हड़बड़ा कर क्या करेगा, झूठा कहीं हड़बड़ा कर अगर गलत उत्तर दे दिया तब तो आपका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा आपका। तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सोच समझ कर क्या करना है। अगर हड़बड़ाने की बीमारी हो तो भाई दवा करा लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत नुकसान दे देगा मैं बता दूं। आपका एग्जाम में फिर हम मैंने
आपका यह वास्तविकता है कि अगर हड़बड़ाने की बीमारी हो तो कुछ दवा दारू करा लीजिए, दारू नहीं भाई, दवा करा लीजिए। और आपका कई लोग दारू भी लेकर जाते हैं ताकि दिमाग अस्थिर रहे। 2 बूंद लिया रहेगा तो एकदम दिमाग क्या होगा, अस्थिर। कई लोग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं भाई। तो फिर एक बार बैक हुआ जाए, छत जब भी लिखिएगा तो आप 44 धारा जरूर लिखिएगा। छत दो प्रकार की होती है, एक वैध और एक अवैध। वैध क्षति को कानूनन क्षति 44 के तहत नहीं माना गया है। वैध क्षति के उदाहरण 76 आईपीसी से 106 तक में दिए गए हैं। अब उतना उदाहरण नहीं देना है, कहाँ से कहाँ तक, 76 से लेकर 106 तक में नुकसान होता है, लेकिन वह नुकसान कैसा माना जाता है, वैध। जैसे सैनिक वाला भी उदाहरण हो गया इत्यादि, अब उतना नहीं हम बताएंगे। इसके अलावा एक क्षति अवैध होती है। अवैध क्षति को ही कानून क्षति मानता है और क्षति में 4 क्षतियां शामिल हैं, लिखना ही पड़ेगा। एक शरीर को नुकसान, दूसरा संपत्ति को, तीसरा मन को और चौथा ख्याति को। ये 44 में स्पष्ट चारों शब्दों का उल्लेख है। शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध अध्याय 16 में दिए गए हैं आईपीसी में। जो शरीर पर इफेक्ट डालते हैं 299 से 377, संपत्ति के प्रति अपराध 378 से लेकर 462। और आपका दो और बचा, एक ख्याति पर और एक मन पर। ख्याति पर जो अपराध प्रभाव डालते हैं वह डिफमेशन है, मानहानि है, यानी कि वह प्रसिद्धि। करेक्टर पर क्या डालती है, प्रभाव, चरित्र पर। और आपका अंतिम मन पर, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मन पर प्रभाव डालने वाले, यानी कि न तो शरीर को नुकसान हुआ, न संपत्ति को, न ख्याति को, लेकिन जो व्यक्ति के मन की भावनाएं हैं वे क्या हुई, आहत। व्यक्ति क्षोभित हुआ या पीड़ित हुआ, व्यक्ति को अंदर अंदर ही कष्ट पहुंचा, मन दुखी हो गया। मन आपका, जैसे धर्म संबंधी अपराध, ये भी मन को प्रभाव डालते हैं, अश्लीलता भी डालती हैं, लोक न्यूसेंस भी डालता है, क्योंकि मन आपका व्यक्ति को क्षोभ हो, आपका धमकी दे रहे हैं इत्यादि। अब उतना नहीं बताना है, यानी कि जो आपका ये सब बातें हैं ये किस पर प्रभाव डालती हैं, मन पर। तो मन को भी, मन की क्षति को भी क्षति माना गया है। वह क्षति दिखाई नहीं देती, बल्कि मन की जो अच्छी भावना है वह किस में कन्वर्ट हो जाती है, बुरी। या मन भयभीत हो जाता है, जैसे ने कहा कि मैं तुम्हें जान से क्या करूंगा, मार दूंगा, तो ये मन पर भी प्रभाव पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका मन क्या हो गया, दुखी हो गया या मन परेशान हो गया। तो ऐसी दशा में, यानी कि 4 प्रकार की क्षति हैं। ये क्षति, यानी कि आपराधिक मामलों में जो क्षति होती है, पीड़ित के साथ साथ पूरा समाज भी क्या होता है, उससे इफेक्टेड होता है। ये याद रखिए, केवल पीड़ित ही नहीं, पूरा समाज पीड़ित तो होता ही है। अपकृत में ऐसा नहीं होता, अपकृत में केवल क्या होता है, पीड़ित, पूरा समाज नहीं। तो इस प्रकार जो आवश्यक था तो थोड़ा विस्तृत है, हल्का सा शार्ट ही किया गया है, क्योंकि पशु पक्षियों का अगर उदाहरण दिया जाता तो 20-25 मिनट और लग जाता। तो थोड़ा बहुत शार्ट किया गया है भाई। तो रेस्ट ले लीजिए। तो भाई एविडेंस लिखवा जाएगा भाई आज मेंस के लिए, क्योंकि 101 से 105 तक पढ़ाया गया है, तो उसको पहले लिखवा दिया जाए मेंस के लिए। तब फिर कल आपका लेक्चर कल से चलाया जाएगा। 106 से आपका समस्या बनती है, 107, 100